जो हम लेके आए हैं 2025 का 824 CL विज्ञान का ये सेट है। 2025 में जो एग्जाम हुआ था, बहुत ही कम समय में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लगातार वीडियो से बने रहे। जो भी अनसोल्ड हम अपने चैनल पे डालते हैं विज्ञान के, तो बहुत ही कम समय में पूरा ये कंप्लीट कराते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर ये है 8006443216। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है उसको हम सॉल्व करके बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किरण आर्लेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए जबकि बिंब अनंत पर हो। तो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, बिंब कहाँ हो, अनंत पर। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, और इसको हम कहते हैं मुख अक्ष। क्या कहते हैं इसको हम, मुख अक्ष। यहाँ पर ये बिंदु, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इस वाले बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो कोई भी जो वस्तु है अनंत पर स्थित है, ये मान लीजिए अनंत है, इस वस्तु का नाम AB है। यहां से जो चलेगा प्रकाश, वो प्रकाश यहां से जाने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इस तरफ चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। ये प्रकाश, इसका जो देखा जाएगा तो ये दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका चित्र बनेगा, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अगर इसमें आपको कुछ लिखना है तो क्या ले सकते हैं, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो हो गया ए वाला। ये कौन सा हो गया, ए वाला। अब चलते हैं बी वाले पर। बी वाला क्या है, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो। ये देखो क्या है, तो सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं। ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण, और ये इसकी मुख अक्ष है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वस्तु आपकी रखी है यहां पर, ये है वस्तु का नाम AB। ये दर्पण का ध्रुव है जिसे हम P से दिखाते हैं, और ये अनंत है। ये दर्पण का ध्रुव जिसे हम किससे दिखाते हैं, P से। इसने बोला है इसके बीच स्थित वस्तु है, तो यहां से जैसी वस्तु से प्रकाश जाएगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधा निकल जाता है, और एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और एक यहां से होके जाएगी जो कि मुख्य फोकस पर जाएगी। तो ये जो बनना है, ये जो बनना है, ये बनना है प्रतिबिंब। क्या बनना है, ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, AB। कैसा बनेगा, AB बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, और आभासी बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ये होते हैं। आप इसे सही से नोट कर लें, ये चित्र बनना है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। इसमें क्या लिखना है, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस का आवर्धन स्मॉल m बराबर हो जाता है I/O। क्या होता है, I/O। ये रेखीय आवर्धन होता है। प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आगे लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। हमें क्या निकालना है, आकार। दिया क्या है, देखो दिया है वस्तु की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी O बराबर दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। वस्तु रखी है U बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी कितनी है हमारे पास, F बराबर 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार मतलब हमें निकालना है I,
और आई निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा v। क्या निकालना पड़ेगा? v। सूत्र लगाएंगे, देखो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस वाले में माइनस होता है, ठीक है, लेंस वाले में क्या होता है? माइनस। एक बटे एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस वाले में प्लस होता है और दर्पण वाले में यहां पर क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो ये लेंस का सूत्र हो गया। एफ का मान दे रखा है 1/10 बराबर v का मान हमें निकालना है, u का मान दे रखा है 15। अब वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/15, ठीक है। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। ये प्लस का इधर का हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 1/v, ठीक है, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 एकम कितने होते हैं? 15। 10 एकम कितने होते हैं? 10। अब 15 दशावन होते हैं 150 बराबर 1/v। 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5/1/v बराबर 1/50 बराबर 1/v। इसे काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 ये कितने होते हैं? 15। 1/30 बराबर 1/v। तो ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना आया? 30 आया। v का मान कितना आया? 30, ठीक है। अब क्या करेंगे? i का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि I/O बराबर होता है v/u। ये रेखीय वर्धन होता है। I/O बराबर v/u। हमें I का मान निकालना है, O का मान दे रखा है 5। तो I/O का मान लगा देंगे हम 5 बराबर v का मान कितना आया है? 30 और u का मान कितना है? 15 माइनस का 15। ये लगा दिया। 15 एकम 15, 15 दूनी कितनी होती है? 30। 1/5 बराबर माइनस के 2/1, 5 को इधर ले जाएंगे तो I बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। ये आंसर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? वस्तु का आकार। वस्तु कितनी बड़ी होगी, मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब का कहां बनेगा? थ्योरी वाला पार्ट है, कोई इतना कठिन नहीं है। समंजन क्षमता के बारे में लिखेंगे तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखते टाइम उसे समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने पर समायोजित करने की सामर्थ्य को समायोजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है समायोजन क्षमता कहते हैं। आगे लिखा है अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो अभिनेत्र लेंस द्वारा जो नेत्र है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना पर। जो आंख के अंदर रेटिना होगा उस पर बनेगा। बाकी थ्योरी वाला पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसका नाम है, क्या नाम है क्वेश्चन का? किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण और विचलन कोण को दिखाइए। तो देखो ध्यान से, हम इसको आपको बना के दिखाते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो ये प्रिज्म है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण जाती है, जैसी प्रिज्म के अंदर जाएगी ये झुक जाएगी, फिर ये यहां से जब ये बाहर निकलेगी, ठीक है। इस वाली किरण को जाना चाहिए ऐसा, और यहां से ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। और इस वाली किरण को सीधा निकालेंगे ये, और ये वाली किरण सीधा निकालेंगे।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कोड बनाएंगे हम। कोड कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखें कोडों को। एक ये कोड कहलाएगा, इसको कहेंगे I1, ये कहलाएगा, ये I2 है। इस वाले कोड को कहा जाएगा R1, इस वाले को कहा जाएगा R2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं नाम। ये देखो A है, ये B है, ये C है, ये O है। इसको हम P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको S कहते हैं। तो ये जो किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन की किरण आरेख द्वारा दर्शाइए निर्गत कोण तथा विचलन कोण को इंगित कीजिए। तो ये जो कोण है इसको कहा जाता है, इस कोण को कहा जाता है निर्गत कोण। क्या कहा जाएगा? अब विचलन कोण यहां बनता है, इसको कहा जाता है डेल्टा। ये होता है विचलन कोण। विचलन कोण 2 नंबर का केवल ये चित्र आएगा, इस चित्र को ध्यान कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ओम के नियम, ओम का नियम लिखिए और दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है ओम का नियम। क्या लिखना है? देखो ओम का नियम। तो ओम का नियम कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे ओम का नियम और उसमें क्या लिखेंगे? ओम के नियम अनुसार किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी भी चालक में, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी हो जाता है हमारे पास V समानुपाती I। V बराबर समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R I। ये हमारे पास आ जाएगा ओम का नियम। क्या आ जाएगा हमारे पास? ओम का नियम। अब लिखा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, जो न्यूमेरिकल है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो लिखा है प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम धारा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। हमारे पास दे रखा है, देखो हमारे पास दे रखा है प्रतिरोध R1 15 ओम, ठीक है। R2 हमारे पास कितना दे रखा है? 15 ओम, ठीक है। और R3 हमारे पास दे रखा है 15 ओम। हमें निकालना है क्या? देखो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये सब है जो समांतर क्रम है। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R। R1 का मान 15, R2 का मान 15, R3 का मान 15, ठीक है। तो 15 15 15 इसमें हर समान है, 1 + 1 + 1 तो जाएगा 3/15। 3 एकम 3, 3 पंजे 3 पंजे 15, उल्टा कर लेंगे तो जाएगा R बराबर 5 ओम। ये इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आ गया? 5 ओम। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? RI। V का मान देखो यहाँ पर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। और R कितना निकाला हमने? 5। R 5 निकाला गुणे I। 5 गुणा में तो कितना आ जाएगा? भाग में 10/5 बराबर I। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर I, यानी I बराबर 2 एम्पियर। दो एम्पियर। I बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2 एम्पियर निकल के आ गया है, ठीक है। अब क्या इसने पूछा है? देखो कि प्रत्येक लिखा है, देखो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो जितने भी प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हमारे पास? एक तो है R1। जैसे अब इसमें निकालेंगे तो इस पे हो जाएगा V1 बराबर R1 I। यानी यहां पर हम R1 का मान लगा देंगे 15 और I का मान कितना लगा देंगे? 2। 15 दूनी कितने हो गए? 30 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। तो जितने भी देखो सभी जितने भी प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोध समान है, विद्युत धारा का मान 2 ही लगेगा। तो सभी प्रतिरोधों पर जो विभवांतर का मान आएगा वो 30 वोल्ट आएगा। कितना आएगा?
30 वोल्ट, 30 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा, 30 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा, 30 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तापक में ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो देखो हमें दे क्या रखा है, देखो R बराबर दे रखा है हमारे पास 10 ओम, ठीक है, और I बराबर दे रखा है हमारे पास 15 एम्पियर, T बराबर हमारे पास दे रखा है 30 मिनट। ठीक है, निकालना क्या है हमें, H, हीट निकालना। H बराबर होता है I स्क्वायर RT। अब I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT लगा। ये जो क्वेश्चन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये इसका आंसर है। कैसे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, किसी भी चालक तार में T समय में I एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, किसी भी चालक तार में जिसका प्रतिरोध R है उसमें T समय में I एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। ये जूल का नियम है, किसका नियम है, जूल का नियम। ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप में, हमारा नंबर तो आप जानते हैं, हमें नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, बता देंगे आपको। ठीक है, 800-644-3216। तो यहाँ पर इस सवाल को करते हैं। देखो H बराबर I का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर लगा देंगे, R का मान दे रखा है 10 और T का मान दे रखा है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पर हमारे पास जाएगा 6 3 18 और 3 जीरो आ जाएगा हमारे पास। 18 की इससे गुणा करेंगे तो जाएगा 40 50 और 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब होता है किलो, तो ये जाएगा 40-50 किलो जूल। ये H का मान आ गया, किसका मान आ गया, H का, 40-50 किलो जूल। ठीक है, 4050 किलो जूल। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के दो गुण क्या है, देखो ध्यान से देखें आप, दो गुण क्या है, देखो दो गुण देखो ये है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, जिससे ये बंद लूप बनाती है। क्या बनाती है, बंद लूप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे ऐसा करती तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। क्या है, असंभव। तो ये तो है इसका आंसर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, इसको आप लिख लें ध्यान से, इस वीडियो स्टॉप करके इसको लिख लें, आप कंप्लीट कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, किसी सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्या है, देखो इसको भी देख लो ध्यान से। ये देख लो क्या है, विद्युत धारा की मात्रा। चालक में से जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता विद्युत धारा के सीधे अनुपाती होती है। आगे लिखा है चालक से दूरी, चालक से जितनी अधिक दूरी होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप लिख लें। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो इसका ज्ञात करने का नियम क्या है, उसको भी आप समझ लें ध्यान से। सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह नियम कहता है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही तार को इस प्रकार दिशा में इंगित करते हैं, तब आपकी उंगलियां किस दिशा में तार को घेरती हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे वाला हो जाएगा क्वेश्चन। 2-2 नंबर के सवाल हैं, 2-2 लाइनों के, 3-3 लाइनों के हैं, इन्हें फटाफट आप लिख लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल ये है कि धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का चित्र बनाइए। तो अगर इनका चित्र बनाना है तो देखो इस टाइप से आप चित्र बना सकते हैं, बहुत ही आसान चित्र है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखो चित्र बना हुआ है, इस टाइप का आप चित्र बनाने, ठीक, परिनालिकाओं को बना के उसके अंदर से बल रेखाओं को दिखाते हुए घुमीड़ बनाते हुए ये इस टाइप से बनानी है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है, इसको भी देख लो ध्यान से। ये देखो लिखा हुआ है, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। सुरक्षा, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को क्षति से बचाता है। जब परिपथ में विद्युत धारा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इससे उपकरण और वायरिंग जलने से बच जाते हैं। ओवरलोड से बचाव, जब एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो ओवरलोड हो जाता है। फ्यूज ओवरलोड की स्थिति में परिपथ को तोड़कर उपकरण को नुकसान से बचाता है। शॉर्ट सर्किट से बचाव, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दो तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इससे बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे आग लगने का खतरा होता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तुरंत परिपथ को तोड़ देता है और आग लगने से बचता है। फ्यूज एक सस्ता और प्रभावी उपकरण है जो हमारे घरों में विद्युत दुर्घटना से बचाने में मदद करता है। तो ये तो हो गया फ्यूज वाला। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका है 2 नंबर का। 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है और 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र इसमें लगेगा यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो वाट मतलब कितने वाट का है, और इसमें चाहे गुणा कर दो आप, इससे गुणा कर देंगे ना, प्रति जो लिखा है 6, तो चलो गुणा तो बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाट हमारे पास कितने हैं, 200 वाट है। घंटे कितने हैं, 10। दिन कितने हैं, 30। और बटे हमारे पास आ जाएगा 1000। बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 1 2 3 जीरो काट देंगे हम, और हमारे पास बचेगा क्या, देखो बचेगा हमारे पास यहाँ 20 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। 20 की 3 से गुणा करेंगे, 20 दिया कितने होते हैं, 60। अगर मूल निकालेंगे, यहाँ पर लिखा ऊर्जा का मूल, तो ऊर्जा का जो मूल है ये हो जाएगा बराबर 60, और गुणे यहाँ लिखा है देखो 6 रुपए प्रति किलोवाट, तो 6 से गुणा कर देंगे, गुणे 6, तो 0 6 चंग कितने हो गए, 36। ये आ गया 360। तो ऊर्जा का मूल कितना आ गया, 360। ये 2 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का, 2 नंबर। इसे भी आराम से आप नोट कर लें। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल देखो क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और यहाँ बन क्या रहा है, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो देखो यहाँ पर आप देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है, एल्यूमिनियम होता है देखो Al, कॉपर क्लोराइड होता है देखो Cu, कॉपर क्लोराइड CuCl, CuCl। तो इन दोनों की जब CuCl2 ये होता है, इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब Al और Cl3, और प्लस बनता है इसमें कॉपर। कॉपर कितना होता है, Cu, कॉपर क्या है हमारे पास, Cu,
तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अब इसकी वैलेंसी भी करेंगे हम। नीचे देखो लिखा है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैग्नीशियम क्या होता है, देखो मैग्नीशियम होता है देखो Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। बनेगा क्या, देखो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। वैलेंसी इसकी करेंगे जब हम, आप ध्यान से देखें, Al एक है, Al एक है, Cu एक है, Cu एक है, Cl दो है। यहाँ पर Cl कितने हैं, 3, यहाँ पर 2 बना दे रहे हैं। Cl कितने कर ले रहे हैं हम, 6। Cl कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर Cl 6 करने के लिए 3 यहाँ बनाएंगे, तो Cl 6 हो गए। अब Cu कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर कितने बना देंगे, यहाँ पर 3 बना देंगे। Cu हमारे पास 3 हो जाएंगे। Al यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 बना दो, Al कितने हो गए, 2। Mg और यहाँ पर देखो H 2 है, यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर H 1 है, H 2 कर लेंगे। Cl 2 हो गए, यहाँ Cl 2 है, ठीक है। तो बैलेंस पूरी कंप्लीट है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास है, तो इसका हमें IUPAC नामकरण लिखना है। तो IUPAC नामकरण क्या होगा, देखो इस वाले का नाम जो ए वाला है, इसका तो IUPAC नामकरण होगा एक क्लोरो प्रोपीन, इसका तो IUPAC नामकरण ये होगा क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। और वो जो लिखा है वी वाला, इसका IUPAC नामकरण होगा 3, इसमें 4 मतलब सी है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये प्रोपीन नहीं होगा, ये प्रोपेन होगा, प्रोपेन, ठीक है। क्या होगा, प्रोपेन, और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ये हो गया हमारे पास IUPAC नामकरण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संचरण को समझाइए, इसके 2 उदाहरण दीजिए। संचरण क्या है, देखो संचरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आपस के वातावरण के साथ रासायनिक क्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण है जिसमें धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। संचरण के कारण धातुएं कमजोर हो जाती हैं और अंततः टूट जाती है। अंततः क्या है, वो टूट जाती है। संचरण के 2 उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, और जंग आयरन ऑक्साइड होता है, Fe मतलब ये होता है Fe2O3 होता है, जो लोहे को कमजोर कर देता है। तांबे पर हरियाली जमना, तांबे पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की प्रतिक्रिया होती है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो बिरंजक चूर्ण है, बिरंजक चूर्ण कैसे बनता है, देखो बिरंजक चूर्ण बनता है बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। तो बुझा चूना क्या होता है, देखो बुझा चूना होता है CaOH का होल टॉय, इस पर कराते हैं हम क्लोरीन की क्रिया, बनेगा क्या, देखो बिरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस इसमें एक चीज और निकलेगी, वो है हाइड्रोजन गैस H2। क्या निकलेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। वैलेंसी कर लो चाहे, Cl देखो 2 है, Cl 2 है, O यहाँ पर 2 है, 1 दूनी कितने हो गए, 2, सॉरी एक H2O बनेगा, H2O। तो O यहाँ पर 2 है, O कितने हो जाएंगे, 2, Ca 1 है, Ca 1 है। तो बिरंजक चूर्ण की ऐसे लिख सकते हैं, इसमें बिरंजक चूर्ण के निर्माण में दी, बिरंजक चूर्ण को बनाने के लिए बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतनी बात लिख सकते हैं इसमें थ्योरी में, बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो क्या होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखते हैं। देखो
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे विक्रिया होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से कम होती है और अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। उदाहरण, लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन, ये लिखा है देखो, मीथेन का दहन पूरी रिएक्शन है। मीथेन और ऑक्सीजन जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपने ऊष्मा निकलती है। ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ऊष्मा शोषी देखो अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी देखो अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है और अभिकारकों को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत अपघटनी परिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखो ये क्या होता है, अभी इसको देखो बताते हैं पूरा कंप्लीट करके आपको। इसका चित्र भी आपको बना के देंगे पूरा। अभी विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की एक पतली परत कैथोड बनाया जाता है। ये एक विद्युत अपघटन विलयन का उपयोग किया जाता है जिसमें उस धातु के लवण होते हैं जिसे शुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, तांबे का विद्युत अपघटन परिष्करण। एनोड शुद्ध तांबे की मोटी छड़ है, कैथोड शुद्ध तांबे की पतली परत है। विद्युत अपघटन कॉपर सल्फेट का विलयन। तो लिखा है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध तांबा एनोड से घुल जाता है और तांबा आयन विलयन में चले जाते हैं। ये तांबा आयन कैथोड पर जमा हो जाता है जिससे शुद्ध तांबा बनता है। अशुद्धि जैसे सोना और चांदी एनोड के नीचे जमा हो जाते हैं जिन्हें बाद में पिघलाया जा सकता है। अब चलो इसका देखते हैं चित्र। तो चित्र इसका देखो ये बना हुआ है पूरा कंप्लीट। आप इसे ऐसा बना सकते हैं। देखो, इस छड़ को एनोड बनाया जाता है, इसको कैथोड बनाया जाता है। ये प्योर मेटल होता है जिसे इसके अंदर जो विलयन है उसे CuSO4 का विलयन CuSO4 का विलयन इन सॉल्यूशन कहते हैं। और ये एनोड जो है इसके अंदर इम्प्योरी मेटल मिला हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ये इकट्ठा हो जाता है, पूरी ये परत जम जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये चित्र कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें टिप्पणी लिखना है, दो नंबर के हैं। एक तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उसको देखो हम बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये देखो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व दे रखे हैं, आपको समझा दूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं आराम से। तो दैनिक जीवन में पीएच का कुछ बहुत महत्व है। यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि एक है हमारे शरीर में पीएच है, रक्त है और दंत स्वास्थ्य है। आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीएच के बारे में दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मिसेल के बारे में। तो मिसेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कि मिसेल क्या होता है। तो मिसेल के बारे में हमने ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। थ्योरी वाला पार्ट है। मिसेल एक प्रकार का गोलाकार अणु समूह होता है जो पानी में बनता है जब सरफेक्टेंट जैसे पदार्थों को एक निश्चित सांद्रता से अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। सरफेक्टेंट अणुओं में दो भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक भाग और हाइड्रोफोबिक भाग। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान से अच्छे से लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे नोट कर लें आप लोग। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसका नाम है धातु और अधातु। तो इसको भी देखो हम बता देते हैं आपको, धातु अधातु क्या होते हैं। ठीक है,
तो धातु अधातु क्या होते हैं, देखो बहुत ही सरल भाषा में आप लोग समझ सकते हो। देखो ध्यान से, धातु वे तत्व जो समानतः कठोर, चमकदार और आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, ऊष्मा के विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। ठीक, धातु अधातुओं के मुख्य गुणधर्म, अधातुओं क्या है, मुख्य गुणधर्म। मुख्य गुणधर्म क्या है, देखो यहाँ लिखा है, देखो कि चमक, इनमें क्या होती है, चमक होती है, धातुएं चमकदार होती हैं। कठोरता, धातुएं समानतः कठोर होती हैं। आघात वर्जितता, धातुएं पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता, धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। अब लिखा है देखो अधातु, अधातुओं वे तत्व हैं जो समानतः नर्म, भंगुर और चमकहीन होते हैं और वे ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। ठीक है, अधातुओं के मुख्य गुणधर्म, चमक का अभाव, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। नर्मता, अधातुएं समानतः नर्म होती हैं। और भंगुरता, अधातुओं को पीटने पर टूट जाती हैं। और कुचालकता, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब आपने बायोलॉजी में लिखा है कोशीय स्तर पर एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न कोशीय स्तर बताइए। तो देखो कोशीय स्तर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। देखो कि कोशीय स्तर होता क्या है, ये 4 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर का। तो इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको अच्छे से बताते हैं। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, क्या लिखा है, देखो कोशीय स्तर। कोशीय स्तर एक आहार श्रृंखला जीवों में स्थिति को दर्शाता है कि वे ऊर्जा जैसे प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि जीव किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं और परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। आहार श्रृंखला देखो घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। ठीक है, अब बढ़ते ऊपर, देखो क्या लिखा है, विभिन्न कोशीय स्तर। पहला कोशीय स्तर क्या होता है, उत्पादक, जिसे हम घास कहते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वयंपोषी भी कहा जाता है। इसका लिखा दूसरा कोशीय स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा देखो कोशीय स्तर क्या होता है, तीसरे कोशीय स्तर में लिखा है ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, मेढक। द्वितीय उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इन्हें मांसाहारी या सर्वाहारी भी कहा जा सकता है। चौथा कोशीय स्तर जीव क्या होता है, सांप होता है। तृतीय उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। और पांचवा कोशीय स्तर क्या होता है, शीर्ष शिकारी वे जीव होते हैं जो आहार श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं और जिन्हें कोई अन्य जीव नहीं खाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कोशीय स्तर वाला। ऐसे अच्छे से आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। इसे वीडियो को स्टॉप करके और इसको पूरा अच्छे से आप लिख लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे। एक तो राइजोपस में जीवाणु समासन और बीज अंकुरण। तो पहले हम ये 2 नंबर के सवाल हैं, तो पहले राइजोपस पढ़ते हैं। राइजोपस में क्या होता है देखो, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। देखो क्या होता है राइजोपस में, तो लिखा हुआ है कि राइजोपस्म जीवाणु समासन। राइजोपस्म एक प्रकार का कवक है जो आमतौर पर रोटी और अन्य खाद्य पदार्थों पर उगता है। यह जीवाणु समासन नामक संरचनाओं के माध्यम से प्रजनन करता है। जीवाणु समासन की संरचना, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर क्या कि जीवाणु समासन राइजोपस्म ऊर्ध्वाधर तंतुओं के शीर्षों पर विकसित होते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार होती है। एक तो लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है देखो, जीवाणु धानीधर,
यह एक ऊर्ध्वाधर तंतु होता है जो जीवाणु समासंग को सहारा देता है। और जीवाणुधानी यह एक गोलाकार संरचना होती है जो बीजाणुओं से भरी होती है। और बीजाणु क्या होता है, देखो ये छोटे आगुणित कोशिकाएं होती हैं जो नए राइजोप्लाज्म कवक को जन्म देती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप नोट कर लें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बीज अंकुरण। तो इसके बारे में जानते हैं, देखो बीज अंकुरण क्या होता है। तो बीज अंकुरण के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। देखो बीज अंकुरण होता क्या है, क्या लिखा है बीज अंकुरण के बारे में। बीज अंकुरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज पौधे में विकसित होता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बीज को उचित वातावरण मिलता है जिसमें नमी, ऑक्सीजन और सही तापमान शामिल है। ठीक है, बीज अंकुरण के आवश्यक कारक नमी। बीज को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। पानी बीज के अंदर प्रवेश करता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है जो बीज में संग्रहित भोजन को पचाते हैं। ऑक्सीजन बीज को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन को तोड़ता है। तापमान प्रत्येक प्रकार के बीज को अंकुरित होने के लिए एक विशिष्ट तापमान सीमा की आवश्यकता होती है। प्रकाश कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है जबकि अन्य अंधेरे में बेहतर अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण की प्रक्रिया, पानी का अवशोषण होता है, एंजाइम सक्रिय होते हैं, मूल का विकास होता है और त्रोहर का विकास होता है। तो ये रहा हमारे पास बीज अंकुरण वाला क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। वीडियो स्टॉप करके पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले तो हम लोग मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र क्या होता है इसको समझते हैं ध्यान से। देखो ये है मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में देखो यहाँ पर सबसे पहले ये मुंह से पाचन स्टार्ट होता है। ठीक, जब यहाँ पर ये होता है तो मुंह से पाचन, यहाँ पर लार ग्रंथियां होती है जो कि लार का स्रावन करती हैं और वह लार जो है खाने में मिलता है। ठीक है, और खाने मिलने के बाद यहाँ से ये यहाँ पर कंठ द्वार होता है जिससे खाना आता है नीचे और अमाशय में जाता है। स्टोमस बोलते हैं इसे। अमाशय में जब पहुंचता है, अमाशय में खाने में लार और HCl अम्ल मिलता है जो खाने के पाचन में सहायता करता है। फिर यहाँ से खाना जाता है अंदर की ओर और छोटी हाथ में जाता है और फिर लास्ट में बड़ी हाथ में और अंत में एनएस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पाचन तंत्र का चित्र, इसे आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको मतलब एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पाचन तंत्र का चित्र हो गया। इसके बारे में क्या लिखना है, देखो इसके बारे में आपको लिखना है, ये क्या लिखना है ध्यान से देख लो पहले आप। इसके बारे में आपको लिखना है, देखो पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसमें कई अंग शामिल होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। देखो मुख है, भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, दांत जो है भोजन को छोटे टुकड़ों में काटते हैं और चबाते हैं। लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं जिसमें एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और ग्रसनी क्या होती है, यह एक लंबी नलिका होती है जो मुख को पेट से जोड़ती है। भोजन को निगलने के बाद यह ग्रास नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, फिर अमाशय की बात करते हैं। अमाशय एक थैली जैसा अंग है जो भोजन को जमा करता है और इसे मंथन करता है। अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को तोड़ती है। इसके बाद आता है छोटी आंत। यह एक लंबी और कुंडलित नली है जहां अधिकांश पोषक तत्व का अवशोषण होता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रेडी, मध्य आंत और शेषांड। ठीक है, शेषांड, बड़ी शेषांड और बड़ी आंत क्या होती है, यह छोटी आंत से जुड़ी होती है और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। ठीक है, बड़ी आंत में अपचयित भोजन को मल के रूप में जमा किया जाता है। और लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में आता है मलाशय। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जहां मल को अस्थायी रूप से जमा किया
जाता है। फिर आता है गुदा द्वार, यह पाचन तंत्र का अंतिम द्वार है जहां से मल शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार चित्र को फिर देखते हैं ताकि आप और अच्छे समझ पाए। ठीक है, तो चित्र हमारा देखो क्या कहता है, चित्र में आप ध्यान से देख लें। आप चलो कोई बात नहीं, चित्र तो हम पहले आपको दिखा चुके, एक बार वीडियो को पीछे करके आप चित्र देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन, इसका देखो विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या होता है पादपों में समन्वय, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का और कार्यों का एक साथ मिलकर काम करना ताकि पौधे सही ढंग से विकसित हो सके, पर्यावरण में बदलाव को अनुकूल हो सके। यह समन्वय मुख्य रूप से रासायनिक समन्वय, हार्मोन्स है और कुछ हद तक स्पर्श और प्रकाश जैसे बाहरी उत्तेजनाओं के माध्यम से होता है। उदाहरण प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, तो यह पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ने की प्रक्रिया है। उदाहरण जब एक पौधा खिड़की की ओर बढ़ता है तो यह प्रकाश अनुवर्तन का एक उदाहरण है। ऑक्सिन नामक हार्मोन प्रकाश के विपरीत दिशा में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है जिससे उस दिशा में कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिख रखा है, वीडियो स्टॉप करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है ग्रेगर जॉन मेडल, तो ग्रेगर जॉन मेडल पर हम टिप्पणी लिखेंगे। ग्रेगर जॉन, देखो ग्रेगर जॉन मेडल पर ये हमने टिप्पणी लिख रखी है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च की थी। ठीक है, लेकिन ये जीते जी अपने आप को साइंटिस्ट नहीं कहवा पाए क्योंकि इनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। तो एक बार इसको आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर ले, बहुत ही अच्छे से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है और आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो रहा है जेनेटिक्स वाला। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नंबर पे हमें भेजकर पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। देखो, तो ये हमने प्रतिवर्ती चाप के बारे में लिख रखा है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, आप आराम से इसको देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप, इसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है, आप इसको वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, संवेदी ग्राही और संवेदी न्यूरॉन और अंतर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, प्रभावक, प्रतिवर्ती चाप की प्रक्रिया, ये सब लिख रखा है। ठीक है, इसको स्टॉप करके लिख लें। और अगला, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस अनसॉल्व्ड का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लें, इस पे आप व्हाट्सएप करें। आपको इस पार्ट की आपको नंबर क्या है, ये नंबर है हमारा। ठीक है, इस पार्ट की आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट करें। ठीक है, और आपको इस पार्ट की जो ये हमने अनसॉल्व बनाया इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो कोई भी दिक्कत आती है हमें जरूर बताएं और चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।